अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, खान अकेडमी संडे टेस्ट सीरीज़ टेस्ट नंबर 1 जो 9 जुलाई 2023 का है, तो इसके केमिस्ट्री पोर्शन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो क्वेश्चन नंबर 69 से लेकर फिर एंडेड है क्वेश्चन नंबर 122 तक। तो इन तमाम क्वेश्चनों का डिटेल्ड डिस्कशन विद फुल एक्सप्लेनेशन आप इसमें शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 69 में इन्होंने लिखा है कि मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बनते हैं, देन द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस एट STP F8 ग्राम मीथेन इज कंज्यूम्ड। तो यहाँ पर इक्वेशन है कि CH4 रेशो 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस CO2 और 2 मोल्स ऑफ H2O। आपसे वॉल्यूम का जिक्र हो रहा है, तो पहले मोल की तरफ जाएं कि अगर आप स्टोइकियोमेट्री में देखो तो 1 मोल मीथेन, तो उससे फिर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अगर मीथेन का 1 मोल हो तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 मोल ही बनेगा। अब इन्होंने लिखा है 8 ग्राम मीथेन, तो 8 ग्राम मीथेन का मतलब है 0.5 मोल। आपके पास 0.5 मोल मीथेन है, तो अगर 1 मोल मीथेन से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो फिर 0.5 मोल मीथेन से 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा। और अगर STP पर 0.5 मोल का वॉल्यूम आप लो तो इट विल बी 11.2 लीटर या 11.2 डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि STP पर किसी भी गैस का 1 मोल है उसका वॉल्यूम 22.4 22.4 होता है। तो अगर 0.5 मोल गैस हो तो फिर उसका वॉल्यूम 11.2 लीटर होगा। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन है 11.2, यानी ऑप्शन नंबर B इज द राइट ऑप्शन। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 70 है। तो क्वेश्चन नंबर 70 में क्वेश्चन है कि द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड रेज इट वाज डिटरमिन्ड बाय J.J. थॉमसन। ये तो बुक में डायरेक्ट लिखा है कि चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड रेज वाज डिटरमिन्ड बाय J.J. थॉमसन। क्वेश्चन नंबर 71 में है, इसमें है कि a radiation has a wavelength of 8 nanometer. It belongs to dash part of the electromagnetic spectrum. तो आप जानते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम बात करते हैं अबाउट द गेमा रेस, फिर गेमा रेस के बाद थोड़े कम एनर्जी वाले रेडिएशन है एक्स रे के बाद फिर यूवी रेस के बाद फिर बात करते हैं विजिबल एंड सो ऑन, इस तरह। तो यहां पर बुक में आप देखो तो वेवलेंथ रेंज लिखा है कि ऐसे रेडिएशन जिनका वेवलेंथ लैम्डा वेवलेंथ 0.01 नैनोमीटर से कम हो, ये गेमा रेस होते हैं। और वो रेडिएशन जिनका वेवलेंथ 0.01 नैनोमीटर से लेकर 10 नैनोमीटर तक हो, ये सारे एक्स रेज है। और वो रेडिएशन जिनका वेवलेंथ 10 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर तक हो, वो फिर यूवी है, और 400 to 800 फिर विजिबल है, वगैरह वगैरह। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 71 है, इन्होंने कहा है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और उसका वेवलेंथ 8 नैनोमीटर है। तो 8 नैनोमीटर वाला रेडिएशन स्पेक्ट्रम के एक्स रेज वाले रेंज में लाई करता है, इस रेंज में लाई करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज C, यानी एक्स रेज। ये आपका इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72। तो क्वेश्चन नंबर 72 में है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अमंग द फॉलोइंग इज। आपके पास रेडिएशन 2 टाइप के होते हैं। एक ऐसा रेडिएशन which is beam of particles, तो इसको कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और सिंबॉलिकली आप इसको एक सीधी लाइन से जाहिर करते हो क्योंकि ये पार्टिकल होते हैं और पार्टिकल वेव मोशन नहीं करता। और दूसरा रेडिएशन है जिसको आप कहते हो बीम ऑफ क्वांटा, व्हाट आर द स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और ये जो बीम ऑफ क्वांटा होता है ना, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और सिंबॉलिकली आप इसको इस तरह वेव फॉर्म में आप इसको शो करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ
कि आपके पास कौन सा रेडिएशन है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो एनर्जी का रेडिएशन है। तो 4 तरह की रेडिएशन है जो पार्टिकल पे मुश्तमिल है, कैथोड रे, किनाल रे, अल्फा रे एंड द बीटा रे। बाकी जो रेडिएशन है वो एनर्जी है, तो उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, द अल्ट्रावायलेट रे। यानी जो मैंने स्पेक्ट्रम का जिक्र किया, इस स्पेक्ट्रम में जितनी भी रेडिएशन है ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अब यहां पर आप देखो तो कैथोड रे या बीटा रे ये पार्टिकल की बीम है, ये नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। क्वेश्चन नंबर 73 में क्वेश्चन है कि मोस्ट एनर्जेटिक कलर्ड रेडिएशन। तो आप जानते हो कि स्पेक्ट्रम में आप जितना ऊपर की तरफ जाते हो तो ऊपर की तरफ जाते वक्त एनर्जी क्या होती है, कम, वेवलेंथ बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी कम होती है और वेव नंबर भी कम होता है। तो विजिबल स्पेक्ट्रम में वायलेट है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसका मतलब है वायलेट इज मोस्ट एनर्जेटिक कलर्ड रेडिएशन एंड रेड इज लीस्ट एनर्जेटिक कलर्ड रेडिएशन। तो क्वेश्चन में है मोस्ट एनर्जेटिक कलर्ड रेडिएशन, तो वायलेट यानी बी ऑप्शन है आपका। क्वेश्चन नंबर 74 क्वेश्चन में है कि द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट। तो आपने एक टर्म पढ़ा होगा डी ब्रोगली वेव इक्वेशन, और डी ब्रोगली वेव इक्वेशन के मुताबिक हम कहते हैं कि इसने जो इक्वेशन दिया है उसमें लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम सी। यहां पर अगर आप देखो तो लेमडा मीन वेवलेंथ और वेवलेंथ एनर्जी की पहचान है, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनर्जी। लेकिन यहां पर है मास, और मास पार्टिकल नेचर का जो है इसकी आइडेंटिटी है। तो डी ब्रोगली इक्वेशन से प्रूफ मिलता है कि हर मटेरियल ऑब्जेक्ट का मास तो होता है क्योंकि वो पार्टिकल है, लेकिन उसके साथ खामखा एक वेवलेंथ एसोसिएटेड होता है, एंड द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद पार्टिकल उसको कहते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये एनर्जी का वेवलेंथ नहीं है। डी ब्रोगली वाला जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ एसोसिएटेड विद पार्टिकल होता है। और अगर अब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट, तो द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ लाइट, तो इट इज 6.64 into 10 power minus 34 और डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.11 10 power minus 31 एंड स्पीड ऑफ लाइट इज 3 into 10 power 8। ये आपके पास वेवलेंथ आएगा। तो इसमें अगर आप ऑप्शन देखो तो इन तमाम ऑप्शन में ये वैल्यूज लेके गए हैं। यहां पर ट्रिक इसमें कहां पर है, यूनिट में इसका जो है ट्रिक है। तो पहले वाले ऑप्शन में है मीटर है बट नीचे लिखा है, दूसरे वाले में सेंटीमीटर तो गलत है, मीटर में होना चाहिए। तीसरा वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी में ये मीटर का जो है यहां लिखा है, ऑप्शन नंबर सी में यहां लिखा है मीटर पावर -1। ये जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, मीटर, और वेवलेंथ जो है ये लेंथ है तो इसका यूनिट मीटर में डेसीमीटर, यानी लेंथ का कोई डायमेंशन यूनिट होना चाहिए। इसका डायमेंशन लेंथ है तो लेंथ का यूनिट होना चाहिए। तो आपका करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा है, सी। द राइट आंसर इज सी। और फिर आप क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 75 में विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम वेलोसिटी। तो IR, UV और विजिबल, ये तीनों जो है एनर्जी की रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी होती है, एंड एनर्जी ऑलवेज ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट। इसका मतलब है कि एनर्जी की रेडिएशन की इंटेंसिटी में फर्क हो सकता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी में फर्क हो सकता है, फ्रीक्वेंसी में फर्क हो सकता है, वेवलेंथ में, वेव नंबर, बट इनकी स्पीड में फर्क नहीं होता। दे ऑलवेज, एनर्जी ऑलवेज ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी डी, इसमें दे हैव सेम वेलोसिटी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 76, तो 76 में है कि मास ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप देखो कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम है और कैल्शियम मेटल है, और मेटल होने की वजह से ये एक आयोनिक कंपाउंड है, और आयोनिक कंपाउंड में आपको पता है मॉलिक्यूल नहीं होता। वैसे भी तो इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं आ रहा, 2 मॉलिक्यूल लिखा है ना, 2 मॉलिक्यूल्स
तो मॉलिक्यूल तो इसके लिए पॉसिबल ही नहीं है, तो डायरेक्ट नन ऑफ दीज है। कैल्शियम कार्बोनेट आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूल का कंसेप्ट अप्लाई नहीं करता। अलबत्ता अगर 2 फार्मूला यूनिट लिखते तो फिर ये ऑप्शन ठीक आता, मतलब ये क्वेश्चन ठीक होता। बहरहाल इसमें कैल्शियम 40 है, ऑक्सीजन 48 है, 16 × 3, और कार्बन जो है वो आपका 12 है, तो इसका टोटल मास 100 AMU, एक फार्मूला यूनिट का 100 बनता है। अगर 2 फार्मूला यूनिट हो तो फिर 200 AMU, लेकिन अगर इस ऑप्शन में 200 तो नहीं है, लेकिन अगर यहाँ ऑप्शन में 200 AMU होता भी तब भी वो ऑप्शन गलत है, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत लिखा है। 2 molecules of calcium carbonate is not possible, तो इट इज नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी, इसमें कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77, तो क्वेश्चन नंबर 77 में है विच इक्वेशन इज रिलेटेड टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में आपको पता है कि एनर्जी ऑफ अ सिंगल क्वांटम, पूरी रेडिएशन की एनर्जी नहीं, ई का मतलब एनर्जी ऑफ अ सिंगल क्वांटम, 1 पैकेट या सिंगल फोटोन, तो इट इज इक्वल टू h न्यू, इट इज इक्वल टू h न्यू फ्रीक्वेंसी। बट आप जानते हो कि फ्रीक्वेंसी बराबर है c बाई लेमडा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, न्यू की जगह c बाई लेमडा लिखा। और आप जानते हो कि 1/λ बराबर है वेव नंबर, तो 1/λ की जगह वेव नंबर, ये ऑप्शन भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, और ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ दीज, सारे ऑप्शन इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 78 क्वेश्चन में है मैक्सिमम वेवलेंथ इज एसोसिएटेड विद, तो ये डी ब्रोगली से रिलेटेड है। फिर से जब भी क्वेश्चन में कोई पार्टिकल हो और वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर का जिक्र हो, यानी पार्टिकल की एनर्जी नेचर का जिक्र हो, तो उसको आपने डी ब्रोगली इक्वेशन से सॉल्व करना है। तो डी ब्रोगली इक्वेशन के मुताबिक लेमडा यानी वेवलेंथ एसोसिएटेड विद पार्टिकल, इट इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई mc। आप देखो तो h और c दोनों कांस्टेंट है, इन कांस्टेंट को हटाओ तो वेवलेंथ और मास का क्या रिलेशनशिप बनता है, इनवर्स। मतलब जब किसी पार्टिकल का मास बढ़ेगा तो इसका एसोसिएटेड वेवलेंथ कम होगा, यानी इसको एनर्जी में कन्वर्ट करना मुश्किल होगा। तो यहां पर इन्होंने क्वेश्चन में 78 क्वेश्चन में है मैक्सिमम वेवलेंथ इज एसोसिएटेड विद, तो वेवलेंथ और मास का क्या रिलेशनशिप है, इनवर्स। तो इसमें सबसे कम मास कौन से मॉलिक्यूल का है, हाइड्रोजन का, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हाइड्रोजन का चूंकि मास, मोलर मास सबसे कम है, इसलिए हाइड्रोजन विल हैव मैक्सिमम एसोसिएटेड वेवलेंथ। 79 द वेव नंबर ऑफ थर्ड बाल्मर स्पेक्ट्रल लाइन, तो बाल्मर स्पेक्ट्रल लाइन के साथ जो एसोसिएटेड वेव नंबर है, आपको पता है कि बाल्मर सीरीज में the electron of hydrogen is allowed to jump down from all upper shell into the second energy level, यानी in1 की वैल्यू इसके लिए क्या है 2, और in2 की वैल्यू फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन के लिए 3, सेकंड के लिए 4, थर्ड के लिए 5, फोर्थ और फिफ्थ। अब इन्होंने बाल्मर का थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन डिस्कस किया है, तो in1 की वैल्यू तो आपकी 2 हो गई, और in2 की वैल्यू क्या हो गई 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बाकी तो वेव नंबर का इक्वेशन बोहर से आपको पता है के बराबर है रेडबर्ग्स कांस्टेंट इनटू 1/(1 square minus 1/(2 square), या इट विल बी इक्वल टू r इंटू 1/(1 square), तो 4 आ जाएगा, 2 square 4 minus 1/(2 square), तो 5 square मीन 25। और अगर आप इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करो तो यू विल गेट 21/100 और मल्टीप्लाइड बाई r, ये आपका सही ऑप्शन है, 21r/100, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 80 में है करेक्ट इक्वेशन फॉर एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब देखो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको कहा कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक E इज इक्वल टू h न्यू, ये कहा, फिर कहा कि E इज इक्वल टू hc बाई लेमडा, और फिर कहा कि E इज इक्वल टू hc न्यू बार,
ये एनर्जी का इक्वेशन है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक। तो इस इक्वेशन जस्ट लाइक ये लिखा है, तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक एनर्जी का ये 3 मुख्तलिफ फॉर्म में इक्वेशन आप लिख सकते हो, लेकिन ये बात याद रखो कि ये जो E है ना, इट इज एनर्जी ऑफ वन क्वांटम। व्हाट इज इट? एनर्जी ऑफ वन क्वांटम ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये बेसिकली किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एक पैकेट, एक फोटोन या एक क्वांटम की एनर्जी है। अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो तो इसमें तो बहुत सारे क्वांटा होते हैं, ये एक क्वांटम हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड सो ऑन। तो ये जो एनर्जी है ना h न्यू या hc बाई लेमडा या hc न्यू बार, ये एनर्जी सिर्फ एक क्वांटम की है। और अगर मैं कहूं कि इसमें कितने क्वांटा है, इन नंबर ऑफ क्वांटा, इन नंबर ऑफ, अगर मैं कहूं कि इस रेडिएशन में टोटल नंबर ऑफ क्वांटा इन है, तो फिर द एनर्जी ऑफ वन क्वांटम इज दिस वन। लेकिन पूरी रेडिएशन की जो एनर्जी है ना, इसके साथ इन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके साथ इन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसके साथ भी इन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी आप कह सकते हो कि एनर्जी ऑफ वन क्वांटम, एनर्जी ऑफ वन क्वांटम, सिंगल क्वांटम की जो एनर्जी है ना, ये बराबर है h न्यू के या hc बाई लेमडा के या hc न्यू बार के। लेकिन अगर मैं कहूं कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, पूरी रेडिएशन की एनर्जी, तो ये बराबर है nh न्यू या nhc बाई लेमडा या nhc न्यू बार, फिर ये करेक्ट ऑप्शन होगा आपका। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 80 में आपका सही ऑप्शन आ रहा है सी। ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये इन्होंने दिया है NHC बाई लेमडा। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 में है कि द पॉजिटिव रेज यानी केनॉल रेज हैव मैक्सिमम चार्ज टू मास रेशियो फॉर। तो रिमेंबर के चार्ज टू मास रेशियो ऑफ पॉजिटिव रेज is inversely proportional to molar mass of gas. It is inversely proportional to कौन? molar mass of, ये गैस के मोलर मास के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैथोड रे का चार्ज टू मास रेशियो तो इंडिपेंडेंट है, वो तो कांस्टेंट है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन यूनिवर्सल कांस्टेंट है। लेकिन केनॉल रे आर नॉट बीम ऑफ प्रोटॉन, दे आर बीम ऑफ केटाइन। सिर्फ हाइड्रोजन गैस का केनॉल रे है या पॉजिटिव रे, वो बीम ऑफ प्रोटॉन है। बाकी तमाम गैसेस का जो पॉजिटिव रे है वो बीम ऑफ केटाइन है, एंड केटाइन ऑफ डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट चार्ज एंड डिफरेंट मास, तो इनका चार्ज टू मास रेशियो डिफरेंट होता है। तो इसका शॉर्टकट ये ट्रिक है कि पॉजिटिव रेस का या केनॉल रे का जो चार्ज टू मास रेशियो है वो गैस के मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि पॉजिटिव रेज हैव मैक्सिमम चार्ज टू मास रेशियो, तो आंसर इज हाइड्रोजन बिकॉज इसका मिनिमम मोलर मास है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, तो 82 क्वेश्चन में है द डायग्राम शोज दैट, ये बेसिकली लिया गया है जे थॉमसन का वो एक्सपेरिमेंट जिसमें उसने चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम किया है। बहरहाल यहां पर थोड़ा सा फिजिक्स वाला कॉमन सेंस चाहिए। तो यहां पर अगर आप देखो तो ये डायग्राम कुछ इस तरह ड्रा किया गया है, और यहां पर सिंबल है पॉजिटिव, यहां सिंबल है नेगेटिव। इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। फिर यहां पर लिखा है नॉर्थ, यहां पर लिखा है साउथ, तो इसका मतलब है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, और BV मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। और फिर एक पॉइंट यहां ड्रा किया गया है P1, एक पॉइंट P2 और एक पॉइंट P3, और फिर यहां थ्रो किए गए हैं कैथोड रे। शाबाश, क्या थ्रो किया गया है? दिस इज योर कैथोड रे। और यू नो कैथोड रे इज बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड रे इज बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैथोड रे को पॉइंट P1 की तरफ खींचेगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रे को, ये साउथ है और ये नॉर्थ है। तो आपको पता है फिजिक्स से कि नॉर्थ और साउथ पोल पे कोई चार्ज नहीं होता, बट नॉर्थ पोल एक्ट्स लाइक पॉजिटिव
and south pole acts like negative. तो नॉर्थ पोल जो है मैग्नेटिक फील्ड इस कैथोड रे को नॉर्थ पोल की तरफ डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल टेंड टू ब्रिंग द कैथोड रे टुवर्ड्स पॉइंट P1 and magnetic field will tend to bring cathode rays towards point P3. सॉरी, ये वाला पॉइंट P2 है, ये वाला पॉइंट P1 है और ये वाला पॉइंट P3 है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोशिश करेगा कि कैथोड रे को पॉइंट P2 की तरफ ले जाए और मैग्नेटिक फील्ड कोशिश करेगा कि कैथोड रे पॉइंट P3 की तरफ चला जाए. अब अगर दोनों फील्ड मौजूद हो और आप कैथोड रे को यानी इलेक्ट्रॉनों को, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनों को मैग्नेटिक दोनों फील्डों से पास करो, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दोनों बराबर हो तो फिर तो कैथोड रे सीधा आकर पॉइंट P1 पर स्ट्राइक करेगा. यहां फ्लोरेसेंस होगा, ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन है. लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो तो फिर ये रेडिएशन P2 और P1 के दरमियान का स्ट्राइक करेगा. और अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो तो फिर ये P1 और P3 के दरमियान कहीं जाकर स्ट्राइक करेगा. अब डायग्राम देखो तो कैथोड रेज ने स्ट्राइकिंग की है, कहां पे स्ट्राइकिंग की है? P1 और P2 के दरमियान यहां स्ट्राइकिंग की है. तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बराबर नहीं है. बराबर होता फिर तो एक दूसरे को कैंसिल करता, ये यहां आ जाता, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया है. तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मोर देन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मोर देन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. क्वेश्चन नंबर 83. तो क्वेश्चन नंबर 83 में है, इफ वी हैव इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन फर्स्ट 5 shell of hydrogen atom, तो possible number of electronic transition which can give the formation of a spectrum. किसी भी एटम में या किसी भी आयन में अगर आपने स्पेक्ट्रम बनाना हो तो कितने स्पेक्ट्रल लाइन पॉसिबल है, कितने पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन पॉसिबल है. तो इसका एविडेंस आपको मिलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ये सारे स्पेक्ट्रल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कितने पॉसिबल है वहां से आपको क्लियर कट पिक्चर मिलता है. बट इसका एक शॉर्टकट फार्मूला है कि पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, यानी कि किसी एटम या किसी आयन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन दे सकता है टू प्रोड्यूस एटॉमिक एब्जॉर्प्शन या एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम. तो उसके लिए शॉर्टकट ट्रिक है कि इट इज इक्वल टू n इंटू n-1 एंड डिवाइडेड बाई 2. अब ये n क्या चीज है? n is number of shells within which the electron can excite and de-excite. तो याद रखो कि सपोज मेरे पास सोडियम एटम है, सपोज मेरे पास एक गैसियस फॉर्म में सोडियम एटम है, तो सोडियम की का के शेल कंप्लीट है, एल भी कंप्लीट है और वैलेंस शेल उसका कौन है? m, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है. तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन विल अकर बिटवीन m, n, o, p, q, k और l. इसका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में कोई काम नहीं होगा, ये स्पेक्ट्रम बनाने में कोई रोल प्ले नहीं करेंगे. स्पेक्ट्रम में सिर्फ बनाने में सिर्फ उन शेलों को काउंट किया जाता है जिनमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है. तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन स्टार्ट फ्रॉम वैलेंस शेल. तो अगर सोडियम गैसियस सोडियम एटम हो तो उसका वैलेंस शेल थर्ड शेल है m. तो m, n, o, p, q यानी 5 शेल अवेलेबल है उसके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए. अगर आप हाइड्रोजन एटम लो तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन k शेल में है, यानी इसमें 7 शेल अवेलेबल है स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन के लिए. तो इसमें इनकी वैल्यू, हाइड्रोजन में इनकी वैल्यू आप कितनी लेंगे? 7. और सोडियम एटम में कितने लेंगे? 5. और अगर आप सोडियम पावर +1 सोडियम आयन लो तो सोडियम आयन का मतलब है कि m शेल का इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वैलेंस शेल, अब इसका L दूसरा शेल है, तो अब इसमें फिर 6 शेल अवेलेबल होंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इनकी वैल्यू फिर 6 होगी. अब इन्होंने हाइड्रोजन का जिक्र किया है और 5 शेलों का जिक्र किया है, तो इनकी वैल्यू हम क्या प्लेस करेंगे? 5. तो 5 इंटू 5 - 1 डिवाइडेड बाई 2 और इट विल बिकम 4 इंटू 5 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10. सो
आपको इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन के लिए 5 शेल अवेलेबल हो, तो इस एटम या आयन का जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसमें कितने स्पेक्ट्रल लाइन पॉसिबली बन सकते हैं? तो आंसर इज 10। आप इसको यूं समझ सकते हो कि 1 2 3 4 5, ये मैंने 5 शेल ड्रा कर दिए। तो एक पॉसिबिलिटी, अगर मैं डी एक्साइटेशन में आऊं, एक पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम सेकंड शेल टू फर्स्ट, दूसरी पॉसिबिलिटी, थर्ड पॉसिबिलिटी एंड फोर्थ, यानी इस शेल में 4 स्पेक्ट्रल लाइन पॉसिबली बनते हैं। अब इस शेल की बात, ये लाइमन फिर बाल्मर, तो 1 2 और 3, इसमें 3 स्पेक्ट्रल लाइन, अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा यहां तक तो 3 स्पेक्ट्रल लाइन आपको मिलेंगे। अब अगर इसमें जंपिंग होगा तो 2 स्पेक्ट्रल लाइन और इसमें 1 स्पेक्ट्रल लाइन, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल 10 स्पेक्ट्रल लाइन पॉसिबली आपके पास मिलेंगे आपके स्पेक्ट्रम में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 10, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगला है द क्वेश्चन नंबर 83 के बाद क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ जाते हैं। Okay, so talking about question number 84 and onward, तो question number 84 में है, okay, question number 84 में है correct equation for potential energy of electron of hydrogen atom is। तो आप जानते हो कि the potential energy of electron is due to the work done by the nucleus upon electron, और ये बराबर है कूलोम्बिक फोर्स, यानी फोर्स exerted by the nucleus into displacement। वर्क बराबर है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और नेगेटिव साइन इसलिए बिकॉज वर्क मीन लॉस ऑफ एनर्जी, तो वर्क विद नेगेटिव साइन होता है। और ये कूलोम्बिक फोर्स फिर बराबर होता है, किसके बराबर होता है? ये वर्क हटाओ तो डायरेक्ट ये, तो ये बराबर होते हैं Z² और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये कूलोम्बिक फोर्स की वैल्यू है, और मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, तो ये और ये कट जाएगा। सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी माइनस Z² और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। दिस इज इक्वेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, तो क्वेश्चन नंबर 85 में है, ओके, क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 83, तो ये 84, ओके। क्वेश्चन नंबर 85, ये जो मैंने सॉल्व किया ये क्वेश्चन 89 है, सॉरी, ये वाला क्वेश्चन नंबर 89 है, 84 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 89 का ये सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ आओ। तो क्वेश्चन नंबर 84 इन लिखा है कि अगर मेरे पास कैल्शियम सल्फेट हो X हाइड्रेटेड, और मैं इसको हीट करूं, तो अपॉन हीटिंग इट विल बिकम इनहाइड्रस और X मोल ऑफ वाटर विल बी लॉस्ट। आपको असल में समझना है X, तो X इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। व्हाट इज इट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय 1 मोल ऑफ कैल्शियम सल्फेट। कि कोई हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड का अगर आप 1 मोल लो, तो इसके 1 मोल के लिए वाटर के कितने मोल चाहिए? ये आपका पूरा क्वेश्चन है। बट इन्होंने मास में सॉल्व किया है, तो इसके 1 मोल का मास कितना होगा? तो ये 64 32 और 40, तो 136 ग्राम, 136 ग्राम होगा इसका 1 मोल। तो हम मालूम करेंगे कि इसके 136 ग्राम के लिए वाटर के कितने ग्राम चाहिए, और उसको 18 पे डिवाइड करके मोल में कन्वर्ट करके X की वैल्यू फाइंड करेंगे। इन्होंने लिखा है कि अगर ये 0.9 ग्राम हो, कितना हो, और इसको हीट करे तो क्वेश्चन 84 है, 0.4 ग्राम वाटर विल बी इवॉल्व। शाबाश। तो अगर 0.4 ग्राम वाटर इवॉल्व हुआ, तब ये कितना हुआ? 0.5 ग्राम। टोटल 0.9 है, तो 0.4 ग्राम वाटर हुआ, तो 0.5 ग्राम ये रहा। बस आपका क्वेश्चन यहां से बन जाता है। इसके मुताबिक आप कह सकते हो
कि अगर आपके पास कैल्शियम सल्फेट हो, रेशो वाटर हो, तो अगर इसका 0.5 ग्राम अवेलेबल हो तो ये अपने अंदर कितने ग्राम पानी को एकोमोडेट कर देता है? 0.4 ग्राम। 0.5 ग्राम के लिए 0.4 ग्राम वाटर चाहिए, तो मुझे तो 1 मोल के लिए मालूम करना है। 1 मोल के लिए मतलब कि 136 ग्राम, तो 136 ग्राम अब कैल्शियम सल्फेट के लिए कितना ग्राम वाटर चाहिए, इसको मैं क्वेश्चन साइन कर देता हूं। तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके पास आंसर आएगा। यहां पर आप इसको सॉल्व करोगे तो द क्वेश्चन साइन विल बी, जो आपका क्वेश्चन साइन है, इट विल बी 136 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाई 0.5। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 90.6 ग्राम वाटर। अब नाउ x विल बी इक्वल टू 90.6 डिवाइडेड बाई 18। अब आपने 90.6 को 18 पे डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 6। तो करेक्ट ऑप्शन इज 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड बी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। अब आप बात करोगे अबाउट क्वेश्चन नंबर 85। तो क्वेश्चन नंबर 85 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 85 में है कि 8 AMU ऑफ मीथेन कंटेन्स 8 AMU ऑफ मीथेन। तो अगर आप जानते हो कि मीथेन का मास होता है 16 AMU, कितना? 16। तो 16 AMU का मतलब है 1 मीथेन मॉलिक्यूल, 1 मीथेन मॉलिक्यूल। लेकिन इन्होंने तो 8 AMU लिया है, तो मीथेन मॉलिक्यूल का हाफ। तो अगर 16 AMU ऑफ मीथेन है तो फिर कार्बन 12 AMU होगा और हाइड्रोजन 4 AMU। कार्बन का 1 एटम होगा और हाइड्रोजन के 4 एटम। लेकिन अगर ये 8 AMU है तो 16 AMU मतलब 1 CH4 मॉलिक्यूल, 1 CH4 मॉलिक्यूल, ग्राम तो नहीं है ना, वो फिर मोल होगा। और फिर अगर 8 AMU है तो इसका मतलब ये हुआ 8 AMU ऑफ CH4 का मतलब है कि हाफ CH4 मॉलिक्यूल, CH4 मॉलिक्यूल का हाफ। तो अगर CH4 मॉलिक्यूल का आप आधा लो, हाफ लो, तो फिर इसमें आपको 1 मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन एटम्स और 1 कार्बन एटम। लेकिन इसमें बात करोगे तो यहां पर 2 हाइड्रोजन एटम आएंगे क्योंकि आधा मॉलिक्यूल लिया, और 0.5 कार्बन एटम होगा, 0.5 कार्बन एटम यानी कि 6 ग्राम। तो अब आपसे इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में है कि इफ वी हैव 67.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP देन इट कंटेन्स। तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बराबर है वॉल्यूम ऑफ CO2 बाय मोलर वॉल्यूम STP पर। तो द आंसर इज 3 मोल्स, द आंसर इज 3 मोल्स CO2। तो अगर आपके पास 3 मोल CO2 आएगा तो 1 मोल CO2 में 4 मोल कोवेलेंट बॉन्ड है। शाबाश, कितने? 4 मोल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो 3 मोल में 12 मोल कोवेलेंट बॉन्ड, 12 मोल्स कोवेलेंट बॉन्ड्स। एक ऑप्शन तो इन्होंने ये दिया है, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका पॉसिबिलिटी ठीक आता है, ठीक है। दूसरा इसमें आपको बताया है 6 मोल ऑक्सीजन। तो आप देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में ऑक्सीजन के 2 मोल है, तो 3 मोल में फिर कितने मोल हो जाएंगे? 6 मोल्स ऑक्सीजन आ जाएगा। फिर तीसरे ऑप्शन में इन्होंने क्या लिखा है? तीसरे ऑप्शन में इन्होंने लिखा है 36 ग्राम कार्बन। तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के 12 ग्राम होते हैं। अब 3 मोल होगा तो 3 मोल में फिर ये 36 ग्राम कार्बन मिलेगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, ये सारे ऑप्शन इसमें करेक्ट आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 87। तो क्वेश्चन नंबर 87 में द क्वेश्चन इज if 5 mole of sodium is dropped into 90 ग्राम of water in a beaker। देखो, अगर आप कोई बीकर लो, इसमें 90 ग्राम वाटर हो, 90 ग्राम वाटर मतलब 5 मोल्स, मतलब 90 डिवाइडेड बाई 18 तो 5 मोल आएगा, 5 मोल्स वाटर। और इसमें फिर आपने क्या कर दिया? ये 87 5 मोल सोडियम डाल दिया, 5 मोल
सोडियम मेटल डाल दिया, तो ये वेगरसली आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, ये आपस में रिएक्ट करके बनाएंगे NaOH और हाइड्रोजन गैस, ये बनाएंगे। अब अगर आप बैलेंसिंग करो तो अगर मैं इसको 2 करूं तो फिर इसको भी 2 करना पड़ेगा और इसको भी 2 करना पड़ेगा, तो 2 मोल सोडियम 2 मोल सोडियम, 4 मोल हाइड्रोजन 4 मोल हाइड्रोजन, 2 मोल से बैलेंस हुआ। अब इसमें अगर आप देखो तो सोडियम और वाटर ये 2:2 में रिएक्ट करते हैं, तो अगर ये 2:2 में रिएक्ट करते हैं तो इस लिहाज से आप देखो ये हमने लिया है 5 मोल और ये भी हमने लिया है 5 मोल, 90 ग्राम मीन 5 मोल। अब जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि आप लिमिटिंग और एक्सिस रिएजेंट फाइंड करो, तो इसका आसान ट्रिक ये है कि आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन नंबर 87 का मजीद डिटेल यहां है। डिटेल ये है कि आप रेशो फाइंड करोगे, शाबाश, क्या रेशो, किस चीज का रेशो, गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट and divided by stoichiometric amount divided by the stoichiometric amount of reactant। याद रखो लिमिटिंग और एक्सिस का जब भी क्वेश्चन होगा तो आपने रिएक्टेंट के गिवन अमाउंट को उसके स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट पे डिवाइड करना है। अगर गिवन मास है तो स्टोइकोमेट्रिक मास पे डिवाइड करो, अगर गिवन मोल है तो स्टोइकोमेट्रिक मोल पे डिवाइड करो, बट मेक श्योर कि दोनों या तीनों रिएक्टेंट का जो अमाउंट है वो सेम नेचर का होना चाहिए, या सारे मास होने चाहिए या सारे मोल। तो गिवन अमाउंट को स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट पे डिवाइड करो, इसको कहते हैं रेशो। वो रिएक्टेंट जो आपको लीस्ट रेशो देगा वही लिमिटिंग होगा, और अगर तमाम रिएक्टेंट से सेम रेशो आएगा तो फिर कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग एंड एक्सिस विल नॉट अप्लाई। तो यहां पर अगर आप देखो तो आप 5 डिवाइडेड बाई 2 गिवन अमाउंट बाई स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट एंड 5 डिवाइडेड बाई 2, तो आप देख रहे हो कि यहां से सेम रेशो आ रहा है, तो इसमें डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी होगा। द कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग एंड एक्सिस डज नॉट अप्लाई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 87 हुआ। 88 क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 88 में है स्टोइकोमेट्री स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, तो इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। रिएक्शन तो एक प्रैक्टिकल प्रोसेस को कहते हैं, उस रिएक्शन का जो थ्योरेटिकल एप्लीकेशन है, थ्योरेटिकल फॉर्म है, सिंबॉलिक फॉर्म है, उसको इक्वेशन कहते हैं। तो शायद किताबों में भी रिएक्शन होता है, ये एक्चुअली इक्वेशन होता है, रिएक्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, केमिकल इक्वेशन। 89, तो क्वेश्चन नंबर 89 में है करेक्ट इक्वेशन फॉर, ये तो डिस्कस कर लिया है मैंने 89, यहां पर क्वेश्चन नंबर 89 कहीं मैंने डिस्कस कर लिया है, तो फिर अब 90 क्वेश्चन की तरफ जाओ। क्वेश्चन नंबर 90, तो क्वेश्चन नंबर 90 में है टोटल नंबर ऑफ नोड्स फॉर 5D सबशेल इज डैश। तो रिमेंबर टोटल नोड्स फॉर ऑर्बिटल, तो इट इज इक्वल टू n-1, ठीक है। और फिर टोटल नोड्स for subshell, total node for subshell, the formula is 2l plus 1. It is number of orbital in a subshell and multiplied by n-1. And total number of nodes for a shell, so it will be n square or into n-1. ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल है, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल है, तो आपका ये ऑप्शन है, क्योंकि उन्होंने 5D सबशेल का जिक्र किया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 91 में है, द क्वेश्चन नंबर 91, के एन ऑर्बिटल फॉर विच द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 3 एंड द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन का सही कंसेप्ट एजीमुथल क्वांटम नंबर से मिलता है एल, और अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन हो लाइक हाइड्रोजन एटम तो फिर वो जो बोहर ने दिया है कि एंगुलर मोमेंटम बराबर है NH/2π, वो फिर n से आंसर मिलता है। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम का सही आइडिया L यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर से मिलता है, इसलिए एजीमुथल क्वांटम नंबर को एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर B कहते हैं। तो कहते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है और एजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, 2। तो अगर L की वैल्यू 2 हो
तो आप जानते हो L इज इक्वल टू 0 1 2 3। L स्टैंड फॉर सबशेल, L स्टैंड फॉर सबशेल, तो S P D F। अगर L की वैल्यू 0 हो तो इसका मतलब है कि आपका इलेक्ट्रॉन इस सबशेल में है। L की वैल्यू अगर 1 हो तो आपका इलेक्ट्रॉन P में है, 2 है तो D। अब L की वैल्यू 2 है तो ये D में है, और इनकी वैल्यू 3, तो करेक्ट ऑप्शन इज 3D। करेक्ट ऑप्शन इज द 3D, और 3D यहां लिखा है बी ऑप्शन में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन द 3D। क्वेश्चन नंबर 92 में, क्वेश्चन नंबर 92 में है कि इफ वी हैव अ बंच ऑफ 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन A B C D, तो याद रखो कि अगर आपके पास A हो, B हो, C और D, ये इनका बंच है 1 2 3 4, और इनको आप डेंसर मीडियम से पास करो, डेंसर ट्रांसपेरेंट मीडियम से, जो इसको एब्जॉर्ब नहीं करता हो, ट्रांसमिट करता हो, लाइक प्रिज्म, उससे पास करो, तो ऑल दीज रेडिएशन विल बेंड, और जब ये बेंड करेंगे तो दे विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ अ बैंड, एंड दैट बैंड इज कॉल्ड, दिस बैंड इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, दिस बैंड इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। और रिमेंबर कि द बेंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, द बेंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हेन इट इज पास थ्रू अ प्रिज्म, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ, directly proportional to the energy of the electromagnetic radiation। और आप जानते हो कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट है, एनर्जी और वेव नंबर डायरेक्ट है, और एनर्जी और वेवलेंथ इनवर्स है। तो इन चीजों से आपने आंसर निकालना है। इन्होंने आपको वेवलेंथ दिया है, शाबाश, इन्होंने क्या दिया है? वेवलेंथ। तो ये 4 रेडिएशन है, एक A, एक B, एक C और एक D। तो A का वेवलेंथ कितना है? 50। A का वेवलेंथ कितना है? 50 नैनोमीटर। B का वेवलेंथ है 60 नैनोमीटर। C का वेवलेंथ कितना है? 30 नैनोमीटर। और D का वेवलेंथ कितना है? D का वेवलेंथ है 40 नैनोमीटर। अब सबसे ज्यादा एनर्जी कौन से रेडिएशन की हो गई? ये सेंटीमीटर नहीं है, सॉरी, नैनोमीटर। अगर मिनिमम वेवलेंथ C का है तो वेवलेंथ और एनर्जी का क्या रिलेशनशिप है? इनवर्स। इसका मतलब है कि रेडिएशन C जो है इट हैज मैक्सिमम एनर्जी, तो इट विल बेंड द मैक्सिमम। यहां पर अगर आप देखो तो सबसे बॉटम पर कौन सा रेडिएशन होगा? C। दूसरे नंबर पे कौन होगा? D। तीसरे नंबर पे कौन होगा? A। और सबसे ऊपर कौन होगा? B, क्योंकि उसकी एनर्जी सबसे कम है, तो इट विल बेंड द लीस्ट। तो रेडिएशन एट द बॉटम इज C। क्वेश्चन नंबर 92 में, तो आपका ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर C 93 क्वेश्चन में आए। तो क्वेश्चन नंबर 93 में है कि करेक्ट वैल्यू ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर फॉर 17th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं 17 इलेक्ट्रॉनों का। 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p5। यहां इसमें एक ऑर्बिटल है, और p में आप जानते हो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन नंबर 1 ये है, इलेक्ट्रॉन नंबर 2, इलेक्ट्रॉन नंबर 3, इलेक्ट्रॉन नंबर 4, इलेक्ट्रॉन नंबर 5, इलेक्ट्रॉन नंबर 6, इलेक्ट्रॉन नंबर 7, इलेक्ट्रॉन नंबर 8, इलेक्ट्रॉन नंबर 9 और इलेक्ट्रॉन नंबर 10, इलेक्ट्रॉन नंबर 11, इलेक्ट्रॉन नंबर 12, इलेक्ट्रॉन नंबर 13, इलेक्ट्रॉन नंबर 14, इलेक्ट्रॉन नंबर 15, इलेक्ट्रॉन नंबर 16 एंड इलेक्ट्रॉन नंबर 17। ये आपका 17 इलेक्ट्रॉन है, डाउन एरो है, यानी कि इसका जो स्पिन है वो -½ है। बट माइनस प्लस इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, वो अक्सर बुक में उल्टा भी होते हैं, बट सही इसमें करेक्ट यही आइडिया बनता है। डाउन एरो -½ अप एरो +½ तो आपका 17 इलेक्ट्रॉन आपका मौजूद है 3p में, और 3p में भी डाउन एरो वाला इलेक्ट्रॉन है। तो इनकी वैल्यू 3 हो गई, L की वैल्यू क्या हो गई? 1। मैग्नेटिक की या -1 लिखो, या 0 लिखो, या +1, ये इनमें से कोई भी पॉसिबल है। और स्पिन की वैल्यू -½ तो अब ये ऑप्शन आप देखोगे तो आपको ऑप्शन नंबर सेकंड B
करेक्ट ऑप्शन आपको इसमें मिलेगा, द सेकंड वन। और फिर क्वेश्चन नंबर 94, तो क्वेश्चन नंबर 94 में है कि इनलाइन एमिशन स्पेक्ट्रम द डार्क स्पेसेस आर ड्यू टू डैश। तो याद रखो कि जब भी एटॉमिक स्पेक्ट्रम बनता है, चाहे ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो चाहे ये एमिशन स्पेक्ट्रम हो, इसमें एब्जॉर्प्शन की वजह से आपको लाइंस मिलते हैं और एमिशन की वजह से भी लाइंस मिलते हैं, ये बात याद रखो। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो होता है ना, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, तो उसमें एब्जॉर्प्शन की वजह से डार्क लाइंस मिलेंगे और ब्राइट स्पेस वैसे ही बन जाता है। और एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम में एमिशन की वजह से लाइंस बनेंगे, ब्राइट लाइंस, और डार्क स्पेस वैसी होगा। तो जो डार्क स्पेस है ना एमिशन की वजह से बनता है और ना एब्जॉर्प्शन की वजह से बनता है। एमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों लाइंस बनाते हैं, वो बैकग्राउंड तो पहले से होता है, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है डी, नीदर एब्जॉर्प्शन नॉर एमिशन। क्वेश्चन नंबर 95, तो क्वेश्चन नंबर 95 में क्या है कि हॉर्न्स रूल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ। तो इसमें तो ऑफ कोर्स हीलियम ही आता है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन है और दोनों इस ऑर्बिटल में हैं। और हॉर्न्स रूल आपको पता है कि हॉर्न्स रूल इज एप्लीकेबल ओनली इफ डीजेनरेट ऑर्बिटल आर इन्वॉल्व, लाइक पी और डी और एफ इज इन्वॉल्व। इसमें हॉर्न्स रूल एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि इसमें डीजेनरेसी का कोई कंसेप्ट नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऑब्वो और पॉल एक्सक्लूजन तो है, लेकिन हॉर्न्स रूल इसमें एप्लीकेबल नहीं है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है अच्छा जी, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 96। द क्वेश्चन नंबर 96 इज, इसके मुताबिक आप कहते हो कि द मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेनिंग 67.2 लीटर ऑक्सीजन एट STP। तो यहां पर गिवन वॉल्यूम है और वांटेड मास है, तो पहले आप वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करो और फिर उससे फिर कैल्शियम कार्बोनेट का मास फाइंड करो। तो फर्स्ट कन्वर्टिंग वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू इट्स मास, क्योंकि मुझे फाइनल आंसर मास में देना है। तो मेरे पास फार्मूला है कि मास इन ग्राम ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन बराबर है वॉल्यूम इन लीटर या डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन एंड डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम एट STP। तो मास में तो मैं इंटरेस्टेड हूं और मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन 32। अब यहां पर कंफ्यूजन आ सकता है, आप कहोगे तो सिर्फ ऑक्सीजन लिखा है, हम 16 क्यों नहीं लगाते? तो रिमेंबर कि जहां मोल के स्टैकोमेट्री में जहां वॉल्यूम का जिक्र हो तो वॉल्यूम सिर्फ गैसेस के लिए होता है, तो यहाँ ऑक्सीजन का गैसियस फॉर्म आपने लेना है और गैसियस फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन मीन O2, 32 लगाना है आपने। और इट इज 67.2 एंड दिस इज 22.4, तो दिस इज 1 दिस इज 3, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो मास ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 32 96 ग्राम। अब आप रेशो से, स्टैकोमेट्रिक रेशो से आप इसको सॉल्व करो कि अगर मैं कहूं कि मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है तो ये 40 ग्राम है, ये 12 ग्राम है और ये 16 मल्टीप्लाई 3 48 ग्राम है, सबको मैं प्लस करूंगा तो माई आंसर इज 100 ग्राम। तो अब आप लिखो ऑक्सीजन रेशो कैल्शियम कार्बोनेट, अगर ऑक्सीजन 48 ग्राम हो तो कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम बनेगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन 96 ग्राम हो जाए, ये वो 67.2 को मैंने ग्राम में कन्वर्ट किया, तो फिर ये x हो जाएगा और द वैल्यू ऑफ x विल बी 96 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 48, तो ये 1 और ये 2, तो आंसर विल बी 200 ग्राम। ये आपका ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 96 में आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी 200 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 97,
तो क्वेश्चन 97 में क्या है? 97 में है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन 88 AMU ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 88 AMU ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मीन मास ऑफ 2 CO2 मॉलिक्यूल्स। बेसिकली 44 AMU एक मॉलिक्यूल का मास है, तो 88 2 का हो जाएगा। और अब आपसे क्या मांग रहे हैं 97 में? द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो अब देखो एक CO2 मॉलिक्यूल में कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? 4। तो 2 में कितने हो जाएंगे? तो द आंसर इज 8। इसमें 8 कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब ग्राम में तो नहीं है ना कि एवोगैड्रो नंबर लगाए। अगर ये ग्राम में होता तो फिर एवोगैड्रो नंबर मोल लगाते। AMU तो एक मॉलिक्यूल का मतलब होता है, और जब ग्राम हो तो फिर मोलर मास होता है, मोल का कंसेप्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। और नंबर 98, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 48 लीटर ऑफ मीथेन गैस 8 RTP। तो अब आपने नंबर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल फाइंड करने हैं। तो फार्मूला है कि नंबर ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर बराबर है वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम एट RTP। तो इसमें आपका नंबर ऑफ CH4 हम फाइंड करना चाहते हैं। एवोगैड्रो नंबर अपनी जगह, वॉल्यूम 48 है और मोलर वॉल्यूम एट STP 22.4 है, बट मोलर वॉल्यूम एट RTP वो 24 है। तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2। तो नंबर ऑफ CH4 molecule is 2 into Avogadro's number, 2 into Avogadro's number of unit लिखोगे molecules। अब आप देखो कि 1 CH4 molecule contain 10 इलेक्ट्रॉन, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स है और हाइड्रोजन में 1 × 4 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 10 into 2 into Avogadro's number। या एवोगैड्रो नंबर से ये मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा, और इंटू 10 पावर 23 और इंटू 10, तो इट विल बी 12 इंटू 10 पावर 24। ये आपका ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, 99 क्वेश्चन में क्या है? शिफ्टिंग टू क्वेश्चन नंबर 99। तो क्वेश्चन नंबर 99 में है कि 67.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 18 ग्राम हाइड्रोजन टू फॉर्म एमोनिया इरिवर्सिबली। क्योंकि रिवर्सिबल में लिमिटिंग और एक्सिस का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता। देन विच ऑफ दिस इज एक्सिस रिएक्टेंट? तो यहां पर अगर आप देखो N2 + 3H2 कंसिडर इट इज इरिवर्सिबल। तो फिर इन्होंने दिया है कि 67.2 लीटर या डीम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन है और 18 ग्राम हाइड्रोजन है। इनको डायरेक्ट मोल में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ये वॉल्यूम है और ये मास है, ये दोनों सेम होने चाहिए। या इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करो या इसको मास में, व्हाई नॉट मोल में? 3 मोल के बराबर है और 18 ग्राम हाइड्रोजन फिर 9 मोल के बराबर होगा, 18 डिवाइडेड बाई 2। तो मैंने कहा था कि लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड करने के लिए आपने क्या फाइंड करना है? बताओ, रेशो। तो गिवन अमाउंट डिवाइडेड बाई स्टैइकोमेट्रिक अमाउंट। 3 मोल गिवन है और 1 मोल स्टैइकोमेट्रिक है जी। गिवन अमाउंट डिवाइडेड बाय स्टैइकोमेट्रिक अमाउंट, यहां से 3 आते हैं, यहां से 3। अगर दोनों रिएक्टेंट से सेम रेशो आता है, देन द कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग इन एक्सिस रिएक्टेंट डज नॉट अप्लाई। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में है कि अगर 10 ग्राम मेटल रिएक्ट विद 20 ग्राम ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, द परसेंटेज ऑफ मेटल इन द मेटल ऑक्साइड इज डैश। लिखा है कि अगर कोई मेटल हो और ऑक्सीजन हो, इनको रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। ये लिया है 10 ग्राम और ये लिया है 20 ग्राम। ठीक है, तो आपको पता है कि देयर इज मस्ट बी स्टैइकोमेट्री में, स्टैइकोमेट्रिक इक्वेशन मस्ट ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये जो भी है बट इसका मास 30 ग्राम होगा, क्योंकि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट 30 ग्राम बनता है, तो प्रोडक्ट भी 30 ग्राम ही बनेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है आपके पास। तो अब इसके बाद मेटल, इस मेटल ऑक्साइड के अंदर मेटल का परसेंटेज मांग रहे हैं। सो परसेंटेज ऑफ द मेटल विल बी इक्वल टू मास ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय मास ऑफ मेटल ऑक्साइड
यानी कंपाउंड, जिस कंपाउंड में आप एलिमेंट का परसेंटेज फाइंड करना चाहते हो, इनटू 100. सो परसेंटेज ऑफ मेटल विल बी मास ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100. और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन आएगा 33.33%. तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. 101 में क्या है? तो 101 क्वेश्चन में है कि अ कंपाउंड हैज 80% कार्बन, लीस्ट पॉसिबल मास ऑफ द कंपाउंड. तो लीस्ट पॉसिबल मास तब पॉसिबल होगा जब कार्बन की तादाद 1 हो, C1 हो, सिंगल कार्बन हो. तो इसके लिए आपको फार्मूला है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन बराबर है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन into number of carbon atoms per mole या per molecule of the compound divided by molar mass of the compound और multiplied by कितना 100. तो परसेंटेज ऑफ कार्बन दिया है इन्होंने 101 में 80%. 100 ऑलरेडी वहां लिखा है, दोबारा यहाँ 100 मत लिखो. इट इज 12. और लीस्ट पॉसिबल का मतलब है कि इस कंपाउंड में कार्बन कितने होने चाहिए? 1 होना चाहिए. और ये लीस्ट पॉसिबल मोलर मास फाइंड करना है और इनटू 100. तो मोलर मास ऑफ दिस कंपाउंड विल बी इक्वल टू 12 into 1 into 100 divided by 80. The answer will be 15. तो ऑप्शन नंबर आपका ए इज द करेक्ट ऑप्शन. पहला 102 क्वेश्चन में क्या है? मास नंबर अमंग द फॉलोइंग. तो रिमेंबर कि मास नंबर इज ऑलवेज होल नंबर, इज ऑलवेज. ये कभी फ्रैक्शन में कभी नहीं आएगा, हमेशा होल नंबर में आएगा. तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है यानी 10 वो होल नंबर है, बाकी फ्रैक्शन में है. 103 क्वेश्चन नंबर 103 में है इफ रेशियो ऑफ थ्योरेटिकल यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड, रेशियो ऑफ थ्योरेटिकल यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड इज 30/15, देन फाइंड द परसेंट यील्ड. ये फाइंड करो. तो यू नो परसेंट यील्ड बराबर है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100. तो परसेंट यील्ड विल बी इक्वल टू एक्चुअल यील्ड आपका 15 है, उल्टा करो, ये 30 है और इनटू 100 तो इट विल बी 50%. आपका जो एक्चुअल परसेंट यील्ड आएगा तो वो कितना आएगा? 50%. आप सॉल्व करो तो 50 आएगा. तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. अगला जो आपका क्वेश्चन है, बस लगता है ओके. तो क्वेश्चन नंबर 103 के बाद क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 104. क्वेश्चन नंबर 104 में है क्या है कि मोस्ट एक्सेप्टेबल मास ऑफ एन एटम इज. तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास होता है. द मोस्ट एक्सेप्टेबल मास ऑफ एन एटम इज रिलेटिव एटॉमिक मास. क्योंकि एटॉमिक मास में आप मास डिफेक्ट को भी काउंट करते हो. जब न्यूक्लियस बनता है ना तो उस दौरान अ लिटिल ऑफ द मास कन्वर्ट टू एनर्जी. तो रिलेटिव एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, दैट इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट. क्वेश्चन नंबर 105. तो 105 क्वेश्चन में क्या है कि करेक्ट यूनिट फॉर एटॉमिक नंबर. तो एटॉमिक नंबर इज नॉट अ क्वांटिटी, इसलिए क्वांटिटी ना होने की वजह से इसमें यूनिट का कंसेप्ट नहीं होता. तो नो यूनिट, ऑप्शन नंबर डी. ओके. क्वेश्चन नंबर 106 में क्या आ रहा है कि द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर्ड विथ 12th पार्ट ऑफ अ कार्बन 12 एटम, दिस इज रिलेटिव एटॉमिक मास. यू नो दैट सिंपल है, ठीक है, या एटॉमिक वेट भी कहते हैं. 107 क्वेश्चन नंबर 107 में क्या है कि करेक्ट मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड. तो यू नो कैल्शियम क्लोराइड जो है वो आयोनिक कंपाउंड है और आयोनिक कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूल का कंसेप्ट नहीं होता, इसलिए मॉलिक्यूलर मास वाला स्टेटमेंट गलत है. तो नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 108 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन 64 ग्राम ऑफ मीथेन. तो 64 ग्राम CH4 का मतलब है 64/16 इज इक्वल टू 4 मोल्स मीथेन. अब यहां क्या मांग रहे हैं नंबर 108 में
कितने, ओके, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मांग रहे हैं। तो अब अगर आपको पता है कि ये 4 मोल है, तो मीथेन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल रहे हैं? 2, 4, 6, 8। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल बी 4 तो ये है, और फिर इंटू 8, और फिर एवोगैड्रो नंबर, तो इट विल बी 32 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन नंबर 108 में आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बी, ये आपका ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 108 के बाद 109, क्वेश्चन 109 में है द क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन 1 मिलीग्राम ऑफ प्रोटॉन। यू नो चार्ज टू मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन, it is 9.54 into 10 power 7 कूलम पर किलोग्राम। लेकिन अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूं किलोग्राम से ग्राम में, तो इट विल बिकम 9.54 into 10 power 4 1000 पे डिवाइड होगा कूलम पर ग्राम। और अब अगर मैं इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करना चाहूं तो 9.54 into 10 power 1 कूलम पर मिलीग्राम। तो अगर इसको मैं मजीद सिंप्लीफाई करूं तो 95.4 लिख सकता हूं, ये 10 खत्म कर लूंगा कूलम। ये आपका ऑप्शन है। तो 109 में आपका करेक्ट ऑप्शन है ए 110। क्वेश्चन नंबर 110, इसमें है करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल 5F 4D 7P। तो n प्लस एल वैल्यू मालूम करो इन सब के। n प्लस एल वैल्यू इसका 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8। तो अब अगर n प्लस एल वैल्यू दो मुख्तलिफ ऑर्बिटल की अगर n प्लस एल वैल्यू बराबर हो, तो फिर जिसकी इन वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। इन्होंने असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी मांगा है, कम से ज्यादा की तरफ जाना है। तो सबसे कम फिर कौन होगा? 6 और 6 में 4D, क्योंकि इन वैल्यूज की कम है। इट इज लेस देन 6S, और फिर 5F आएगा, और फिर आएगा 7P। तो आपका करेक्ट ऑप्शन इसमें 110 में करेक्ट ऑप्शन आपका बनता है C। ये आपका ओके। 111 111 में विच ऑर्बिटल इज नॉट पॉसिबल। तो यू नो कि K शेल में सिर्फ 1s होता है, L शेल में 2s और 2p, M शेल में 3s 3p 3d, N शेल में 4s 4p 4d 4f, और O P Q में फिर ये सब होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1p 1d या 1f नामी कोई ऑर्बिटल नहीं है, या 2d या 2f या 3f, ये ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करते, ये पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आते हैं C, यानी कि 2d ऑर्बिटल इज नॉट पॉसिबल। 112 कि हंड्स रूल डज नॉट अप्लाई फॉर, ये पहले बताया है कि इस ऑर्बिटल में चूंकि डीजेनरेसी का कंसेप्ट नहीं है तो हंड्स रूल अप्लाई नहीं होगा। P, D और F में है तो वहां अप्लाई होगा। 113 में है करेक्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एटॉमिक नंबर 24। तो बनता तो 24 के लिए ये है 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d4 बाई रूल तो ये बनता है। लेकिन बेसिकली ये गलत है, क्योंकि यहां पर एनर्जी का मसला बन रहा है। इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल सकती है, इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल सकती है अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाए। तो 4s और 3d के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम है। ये इलेक्ट्रॉन जब 4s से जाता है 3d में तो बहुत थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, लेकिन जब ये हाफ फील्ड होता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी का लॉस होता है, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा आती है। तो ये गलत है। तो करेक्ट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम 24। तो बाकी तो सही है, लेकिन यहां पर आएगा 4s1
and 3d5, ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका आपको ये मिलेगा 113 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और इसके बाद 114 में है व्हेन कार्बन एटम गोज टू एक्साइटेड स्टेट वैल्यू ऑफ L, अब द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन चेंजेस फ्रॉम, तो अब देखो ये कार्बन है, देखो ये आपके पास कार्बन आ रहा है ग्राउंड स्टेट में 1:2, 2:2, 2p2, तो आपका ग्राउंड स्टेट के मुताबिक कार्बन की वैलेंसी 2 आ रही है, 2 अनपेड है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाए तो एक्साइटेड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1:2, 2s1 एंड 2p3। तो अब अगर आप देखो तो आपका इलेक्ट्रॉन चला गया 2s ऑर्बिटल से 3p ऑर्बिटल में, तो इसका यहां पर इसमें इलेक्ट्रॉन की L की वैल्यू क्या थी 0, और जब p में चला गया तो L की वैल्यू क्या हो गई 1। तो द वैल्यू ऑफ L चेंजेस फ्रॉम 0 to 1, फ्रॉम 0 to 1 मतलब ऑप्शन नंबर सी। 115 क्वेश्चन में है ड्यूरिंग चैडविक एक्सपेरिमेंट न्यूक्लियर रिएक्शन विच अकर्स इज, तो चैडविक एक्सपेरिमेंट मतलब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में अल्फा पार्टिकल्स इंटरेक्ट विद बेरिलियम न्यूक्लियाई। तो यहां पर इसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और इसमें 4 प्रोटॉन और 5 न्यूट्रॉन है। तो ये दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज होकर एक नया न्यूक्लियस बनाते हैं, 6 प्रोटॉन वाला 2 और 4 6, तो कार्बन का न्यूक्लियस बनता है। और कार्बन के न्यूक्लियस में 6 न्यूट्रॉन है, 1 न्यूट्रॉन इज लेफ्ट सरप्लस और साथ में H न्यू, यानी एनर्जी पैदा होती है जो इन न्यूट्रॉनों को हाई स्पीड के साथ मोबिलिटी देती है। सो दिस इज अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, दिस इज अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 116 ट्रू अबाउट एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम +1 इज, तो एनर्जी का इक्वेशन आपको पता है कि द इक्वेशन फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल it is -13 12.36 किलोजूल पर मोल into z² डिवाइडेड बाय n²। तो हाइड्रोजन के लिए ये आंसर, ये वैल्यू होगी, ग्राउंड स्टेट है तो n = 1, -13 12.36 किलोजूल पर मोल into 1² डिवाइडेड बाय 1², तो इट इज -13 12.36 किलोजूल पर मोल। अब अगर आप हीलियम +1 के लिए बात करोगे तो n = 1 यहां भी है, ग्राउंड स्टेट है, लेकिन इसकी Z की वैल्यू अलग है। तो -13 12.36 इंटू Z इज 2, तो 2² एंड ग्राउंड स्टेट है तो केशल होगा 1²। तो द आंसर विल बी -13 12.36 इंटू 4 किलोजूल पर मोल। अब आप देखो तो यहां नेगेटिव साइन है, तो जिस तरह आप कहते हो कि जितना 0 से पॉजिटिव की तरफ जाओगे तो वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन नेगेटिव की तरफ आओगे तो वैल्यू कम। इसका मतलब है कि ये एनर्जी 4 टाइम ज्यादा है और हीलियम के केशल की एनर्जी 4 टाइम कम है। तो हाइड्रोजन के केशल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी हीलियम के केशल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से 4 टाइम ज्यादा है। ये 4 टाइम मैग्नीट्यूड तो 4 टाइम बन गया, बट नेगेटिव साइन की वजह से ये 4 टाइम फिर कम हुआ, ठीक है। तो इस लिहाज से आपका सही ऑप्शन बनता है ए, ऑप्शन नंबर ए, कि एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन इज 4 टाइम दैट ऑफ हीलियम। और फिर क्वेश्चन नंबर 117, 117 क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 117, मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इज, तो सोडियम क्लोराइड आयोनिक कंपाउंड है, इसके लिए मॉलिक्यूलर मास का कंसेप्ट तो नहीं है, बट मोलर मास का कंसेप्ट तो सबके लिए होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनीथिंग। तो 58.5 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 118, 118 क्वेश्चन में है कि मीथेन इज डैश फॉर, सॉरी CH4 इज डैश फॉर मीथेन। तो मीथेन एक कोवेलेंट कंपाउंड है, तो कोवेलेंट कंपाउंड भी होता है और मॉलिक्यूल भी होता है। तो CH4 मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है और CH4 फार्मूला यूनिट भी है, लेकिन चूंकि एटॉमिक रेशियो सिंपलेस्ट है तो ये इंपिरिकल फार्मूला भी है। तो ऑल ऑफ दीज
ऑप्शन नंबर डी, सॉरी 119 नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन 10 मोल्स ऑफ वाटर, 10 मोल ऑफ वाटर में कोवेलेंट बॉन्ड की तादाद। तो अब देखो H2O रेशो कोवेलेंट बॉन्ड, अगर ये 1 मोल हो तो फिर कोवेलेंट बॉन्ड कितने मोल होंगे? 2, क्योंकि एक H2O में 2 कोवेलेंट बॉन्ड है, सही है। तो फिर अगर ये 10 मोल हो जाए तो ये कितना हो जाएगा? X। तो इसका मतलब ये हुआ कि X इज इक्वल टू 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1, इट इज इक्वल टू 20 मोल्स। 20 मोल्स क्या? कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब आगे आप कहोगे कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स विल बी इक्वल टू 20 इंटू एवोगैड्रोस नंबर, और यूनिट में लिखोगे कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये आपका सही ऑप्शन है, 20 इंटू एवोगैड्रोस नंबर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 120। तो क्वेश्चन नंबर 120 में क्या है? Okay, talking about 120 question, 120 क्वेश्चन में है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन 80 ग्राम मीथेन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन मालूम करो। तो 80 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू हाउ मेनी मोल्स? 5 मोल्स। अब वो मांग रहे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो अब आप देखो, पहले आप इसकी बात करो मोल की, कि मीथेन रेशो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, रेशो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर मीथेन आपका 1 मोल हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने मोल होंगे? 8, क्योंकि CH4 में वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 8, ठीक है। और अगर मीथेन 5 मोल हो जाए, 80 ग्राम मतलब 5 मोल, तो फिर ये X होगा। तो X विल बी 5 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 40 मोल्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये तो मोल है। नाउ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी 40 इंटू एवोगैड्रोस नंबर। ये आपका ऑप्शन होगा, 40 इंटू एवोगैड्रोस नंबर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 121, आपका क्वेश्चन नंबर 121 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इज प्रेजेंट इन। तो 10 मोल्स हाइड्रोजन है, ठीक है। फिर लिखा है 80 ग्राम मीथेन, तो 80 डिवाइडेड बाई 16, तो 5 मोल्स मीथेन आ गया, 5 मोल्स मीथेन। फिर लिखा है 3 मोल्स ग्लूकोज, और फिर लिखा है 10 मोल्स हीलियम। अब उन्होंने एटम के बारे में पूछा है, तो ये बराबर होगा 20 मोल्स एटम्स, 20 मोल्स एटम्स, और नंबर ऑफ एटम विल बी 20 एवोगैड्रो नंबर। अब ये 5 मोल एटम है, तो 25 मोल्स एटम्स। यहां देखो 24 है, तो 24 मल्टीप्लाइड बाई क्या? 24 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो फिर आपका 72 मोल्स एटम बनेगा, और इट विल बी 10 मोल, क्योंकि मोनो एटॉमिक है 20। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन, 72 मोल्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। और द लास्ट क्वेश्चन इज 122। क्वेश्चन नंबर 122 में है कि मास ऑफ H2O एक्चुअली फॉर्म्ड, यानी एक्चुअल यील्ड मांग रहे हैं, इज डैश व्हेन 8 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो इन्होंने लिखा है कि 2H2 प्लस O2 गिविंग मी 2H2O, और फिर कहा है कि 8 ग्राम हाइड्रोजन अगर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो प्रैक्टिकली वाटर कितना बनेगा। तो पहले मैं वाटर का मास कैलकुलेट करूंगा, वो थ्योरेटिकल यील्ड होगा, और फिर एक्चुअल यील्ड फाइंड करेंगे। तो आप जानते हो कि अगर हाइड्रोजन 4 ग्राम हो तो वाटर के कितने ग्राम बनते हैं? 36। तो हाइड्रोजन रेशो वाटर, अगर ये 4 ग्राम हो तो फिर वाटर 36 ग्राम बनना चाहिए, और अगर हाइड्रोजन आपका 8 ग्राम हो जाए तो वाटर x ग्राम बनना चाहिए। तो फिर आपका फाइनल आंसर होगा 72 ग्राम वाटर। ये आपका हुआ थ्योरेटिकल यील्ड, यानी कि 8 ग्राम हाइड्रोजन से 72 ग्राम वाटर
बनना चाहिए। नाउ एज वी नो दैट परसेंट यील्ड बराबर है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी द मास ऑफ वाटर कैलकुलेटेड फ्रॉम 8 ग्राम एंड द मास ऑफ वाटर एक्चुअली फॉर्म। और ये जो है इसको कहते हैं एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन, इसको आप कहते हो एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन मीन प्रैक्टिकल प्रोसेस, उसमें खामखा आपको एरर फेस करने होते हैं, तो जितने कम एरर होंगे रिएक्शन की एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो उन्होंने कहा है कि एफिशिएंसी इज 80%। एफिशिएंसी इज, तो अगर ये 80% हो, ये आपने फाइंड करना हो, और ये 72 हो, तो ये 100 होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से द मास ऑफ वाटर एक्चुअली फॉर्म इट विल बी 80 into 72 and divided by 100, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 122 में ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इंशाल्लाह अगले टेस्ट में मजीद अगले 2 चैप्टर इंक्लूड होंगे। कोशिश करेंगे कि इससे भी बेहतर से बेहतर एमसीक्यूज आपके लिए शामिल करें, और हमारी कोशिश होती है कि हम स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए या उनको इम्प्रेस करने के लिए कोई इररिलेवेंट मटेरियल नहीं डालते। हम कोशिश करते हैं कि हम अपना गेस्ट पेपर टाइप के एमसीक्यूज बनाएं, और उम्मीद करते हैं कि ये जितना हमारे टेस्ट सीरीज़ होंगे, इनमें जितने एमसीक्यूज होंगे इनको आप अपने पास रखो, और इंशाल्लाह मैं दावे से कहता हूँ कि जब आप टेस्ट देंगे तो इनमें से बहुत सारे एमसीक्यूज एज सच आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।